हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 3, करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं 2024 तक, 2014 से लेके सभी क्वेश्चंस को हम करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक एक कॉन्सेप्ट को समझाया जाए। बस आपको थोड़ा सा चैप्टर रिवाइज करना है। और इस चैप्टर की अगर वेटेज की बात करें तो बच्चों लगभग 6 मार्क्स का ये चैप्टर आता है, यानी कि हमने पहला, दूसरा और तीसरा ये 3 चैप्टर हमारे लगभग 16 मार्क्स कवर करा देंगे। ठीक है बच्चों, चलो शुरू करते हैं। How does the random motion of free electrons in conductor gets affected when a potential difference is applied across its end? देखो बच्चों, कंडक्टर है यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे ही, ठीक है ना। यानी कि कंडक्टर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। चलो, ये आपका मैंने कोई कंडक्टर लिया हुआ है, ठीक है ना। और कंडक्टर में क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे होते हैं, ठीक है। लेकिन जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बिल्कुल रैंडम यानी जिगजैग मोशंस आपके करते हुए दिखाई देंगे, ठीक है ना। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, कोई इधर जा रहा होगा तो हो सकता है कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा हो, 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 कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा हो। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का रैंडम मोशन हो रहा होगा, बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे किसी गैस को आप एक कंटेनर में भर देते हो और उसके मॉलिक्यूल्स भागे फिरते हैं, ठीक है ना। ओके, तो इसकी वजह से जो करंट होगी ना प्यारे बच्चों, वो भी क्या होगी? जीरो, क्योंकि नेट मूवमेंट तो किसी इलेक्ट्रॉन का किधर है ही नहीं, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं स्टार्टिंग में कि कंडक्टर्स कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर्स कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द इन द absence of any external any external इलेक्ट्रिक फील्ड। जब तक कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तब की मैं बात कर रहा हूं। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर इन रैंडम मोशन आर इन रैंडम मोशन just like the molecules just like the molecules of a gas in container। भाई, कंटेनर के अंदर आप गैस को भरते हो तो उसके जैसे मॉलिक्यूल का मोशन होगा ठीक वैसे ही होगा, ठीक है। एंड नेट करंट थ्रू द वायर इज जीरो। कोई करंट नहीं होगी। क्लियर है इतनी बात कि भाई जब तक कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है या जो भी कंडक्टर्स के फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उसका मोशन रैंडम है। लेकिन जब हम उस पर पोटेंशियल अप्लाइड कर देते हैं, चलो भाई अब पोटेंशियल अप्लाइड करने के बाद देखते हैं तो क्या होता है। जब हम उस पर पोटेंशियल प्यारे बच्चों अप्लाई करते हैं तो होता क्या है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट हो जाता है जो इलेक्ट्रॉनों पर क्या कर रहा होता है? फोर्स लगा रहा होता है, ठीक है ना बच्चों। क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉनों पर फोर्स लगा रहा है। अब मान लो आपने कुछ ऐसे पोटेंशियल को अप्लाइड कर दिया, ठीक, ये आपने, तो इस डायरेक्शंस में इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? आपके मूव करेंगे। अब ऐसा मत सोचना कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आपके बिल्कुल स्ट्रेट बिल्कुल लाइन बना के चल रहे हैं, नहीं जी बिल्कुल। होता क्या है कि मोशन तो अब भी रैंडम होगा, लेकिन प्यारे बच्चों ये मोशन रैंडम इन फॉरवर्ड डायरेक्शंस में, यानी कि चलेंगे तो आगे लेकिन चलेंगे रैंडम ही, ठीक है ना। ये तो बस दिखाने के लिए आपको रिप्रेजेंट कर देते कि बुक में आपको ऐसा दिखता है तो ठीक है, नहीं, लेकिन ध्यान रखना मोशन रैंडम ही होगा लेकिन फॉरवर्ड डायरेक्शंस में होगा। क्लियर है इतनी बात? तो मैं क्या कर सकता हूं कि if the ends of the wire if the ends of the wire are to a battery connected to a battery an electric field, will will set up at every point in the wire, ठीक है भाई।
तो वायर में हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जिसकी वजह से तो हम ये कह सकते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ड्यू टू इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ द बैटरी, ऑफ द बैटरी, the electrons, the electrons will experience, electrons will experience a force in the opposite direction of, in the opposite direction of E, in the opposite direction of E. क्लियर है इतनी बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शंस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शंस में है तो इसके अपोजिट डायरेक्शंस में आपको बच्चों इलेक्ट्रॉन चलता हुआ दिखेगा। बात समझ में आ गई? क्या बताया, दोबारा से बताता हूं, जब तक कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड नहीं किया, पोटेंशियल अप्लाइड नहीं किया है, तब तक इलेक्ट्रॉनों का मोशन रैंडम होगा और उसमें करंट जीरो होगी। लेकिन जैसे ही आप पोटेंशियल अप्लाइड करते हैं, पूरे वायर में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है और वो फोर्स लगा रहा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शंस में। ये दिमाग में रखना कि मोशन अब भी रैंडम है, लेकिन बस वो फॉरवर्ड डायरेक्शंस में ट्रेवल करेंगे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। A potential difference of 200 volt is maintained across a conductor of resistance 100 ohm. ठीक है बच्चों, and the number of electron passing through it in 1 second. देखो सोचो कैसे करोगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन निकालने, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए प्यारे बच्चों चार्ज चाहिए, और अगर आप चार्ज निकाल लोगे तो निकल जाएगा। तो चार्ज कैसे निकाले, तो भैया चार्ज निकाल सकते हैं करंट से, और करंट निकाल सकते हैं पोटेंशियल और रेजिस्टेंस की मदद से। एक चीज मतलब देखो, फिजिक्स में न्यूमेरिकल आसान होते हैं, लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप करो, पूरा क्वेश्चन एक साथ कोशिश करोगे नहीं होगा। आपके पास पोटेंशियल कितना दिया हुआ है, तो भैया पोटेंशियल है 200 वोल्ट, ठीक। रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, तो भैया 100 ओम। तो पहले इसकी मदद से आप V इक्वल टू IR लगाओ और I की वैल्यू निकाल दो, तो कितनी हो जाएगी 200 अपॉन 100। तो भैया 2 एम्पियर करंट आ गई, ठीक। फिर I इज इक्वल टू आपने पढ़ा हुआ I इज इक्वल टू Q अपॉन T, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा I इंटू टी। I 2 है, टाइम 1 है, तो भैया 2 कूलम आ गया। अब Q इज इक्वल टू क्या होता है भैया NE, तो N क्या हो जाएगा, तो 2 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19, ठीक है। इस पॉइंट को ऊपर ऐसे कर दो तो ये 4 से कट जाएगा 5 और ये 4, तो आ जाएगा 1.25 इंटू 10 टू दी पावर प्लस 90। तो भैया ये निकल गई। देखो करा कैसे, सबसे पहले करंट निकाली, जब करंट आ गई तो भैया उसकी मदद से फिर हमने चार्ज निकाला, और चार्ज की मदद से हमने क्या निकाल दिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो जो फॉर्मूले यूज हुए हैं आप उन्हें दिमाग में रखो। एक तो 3 फॉर्मूले छोटे से क्वेश्चन में आ गए। क्लियर है इतनी बात? तो ऑप्शन तो आपको दिखाई दे रहा होगा, कौन सा ऑप्शन है, तो भैया पहला ऑप्शन मैच करता है। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं? चलो भाई, द रेशियो ऑफ करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज, देखो करंट डेंसिटी एक छोटा सा फॉर्मूला है, J इज इक्वल टू सिग्मा ई। ये होता है J इज इक्वल टू सिग्मा ई, और सिग्मा इज इक्वल टू हो जाएगा J अपॉन ई। जहां पर अब देखो ये जो आपको J नजर आ रहा है, ये क्या है, ये तो ये करंट डेंसिटी है। क्या है, करंट डेंसिटी, यानी करंट पर यूनिट एरिया। तो करंट डेंसिटी हो गई J, और E जो है ना प्यारे बच्चों, वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो सिग्मा है वो आपकी कंडक्टिविटी है। क्या है, कंडक्टिविटी। तो क्लियर है बात, फॉर्मूला याद रखोगे तो भाई करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो आपको देता है कंडक्टिविटी। क्लियर इतनी बात? चलो भाई, two wires X and Y of the same material and of the equal length having area of cross section A and 2A respectively are connected in parallel across an ideal battery of EMF E. What is the ratio of current density? देखो बच्चों, हमारे पास होता है V इज इक्वल टू आई आर, हाँ या ना? तो I इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, V अपॉन R। चलो भाई पहले X के लिए बात कर लेते हैं, I इज इक्वल टू हो जाएगा VX अपॉन R। अब हमारे पास जो R है वो क्या होता है, R इज इक्वल टू होता है रो L अपॉन ए। तो R को हम लिख सकते हैं R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए, ये आ गया।
अब अगर मैं बात करता हूं वाई की, तो देखो वाई में पोटेंशियल तो दोनों का सेम है या नहीं? क्यों? क्योंकि भैया तो पैरेलल में जुड़े हुए हैं, तो ये हो जाएगा ये, लेकिन उसकी जो लेंथ है वो भी सेम है, बस दिक्कत है तो एरिया उसमें डबल है। तो क्या आ जाएगा? तो हमारे पास और कुछ दिया हुआ है क्या? सेम मेटेरियल, इक्वल लेंथ, हैविंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए एंड 2A कनेक्टेड इन पैरेलल, व्हाट इज द रेशियो ऑफ करंट डेंसिटी? अच्छा, चलो भाई, तो सबसे पहले हो जाएगा आपके वी, एरिया हो गया डबल यानी 2A, और ये हो गया आपका रो इंटू एल। ठीक है, करंट निकल गई। करंट डेंसिटी, यानी करंट डेंसिटी की बात कर रहे हैं, तो करंट डेंसिटी क्या होती है प्यारे बच्चों? जे इज इक्वल टू होता आई अपॉन ए, यानी कि वी ए अपॉन रो एल इंटू एरिया। सही है, ऐसे ये वी इंटू 2A रो एल इंटू 2A। सही में आ गई बात, तो सब कुछ कैंसिल हो गया, तो कितना आ जाएगा? 1:1। ठीक है ना, क्योंकि करंट डेंसिटी हमारे पास जो जे होती है वो आई अपॉन ए होती है, तो एरिया ही जो ऐसा टर्म था जो आपको चेंज कर रहा था वही कैंसिल हो गया, तो फिर बचेगा क्या? क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत हो तो देखो बता दो, आसान क्वेश्चन है बहुत। A copper wire of uniform area of cross section is connected to a DC battery. The physical quantity which remains constant along the wire. देखो भाई, अगर आपके पास नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है तो एक चीज, यानी कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कभी नहीं बदलती, चाहे वायर कैसा हो, यूनिफॉर्म हो नॉन यूनिफॉर्म हो। क्या नहीं बदलेगी? तो भैया इलेक्ट्रिक करंट। क्या नहीं बदलेगी? इलेक्ट्रिक करंट, याद रखोगे। ठीक है ना? चलो भाई, इलेक्ट्रिक करंट क्या रहेगी? हमेशा कांस्टेंट रहेगी। आगे बढ़ते हैं। डिफाइन द टर्म इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ए मेटेलिक वायर, राइट इट्स एसआई यूनिट। देखो बच्चों, अगर मैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करूं तो अभी एक फॉर्मूला मैंने लिखा है आपको। क्या था? देखो ये वाला फॉर्मूला था, ये सिग्मा इज इक्वल टू जे अपॉन ई। आप इससे भी एक डेफिनेशन बना सकते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू जे अपॉन ई। तो क्या लिखोगे? पहली तो आप यही लिख दो कि द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ए मेटेलिक वायर, ऑफ ए मेटेलिक वायर is defined as the ratio of, defined as the ratio of a current density, current density to electric field, electric field it creates। क्लियर है इतनी बात? एक तो ये होगी। दूसरी आप देखो ऐसे भी लिख सकते हो कि कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। ये भी आप कह सकते हो कि सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो। ये भी आप कह सकते हो कि भाई जो कंडक्टिविटी है वो रेसिस्टिविटी की रेसिप्रोकल है। आप कह सकते हो ये बात भी। क्या जी? कि इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। क्लियर है इतनी बात? आपकी इच्छा है, आप कोई सी भी डेफिनेशन लिख सकते हो जो आपके मन करे, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। अब यूनिट देखो आपकी है आपके पास, तो क्या लिख सकते हो? इसकी यूनिट जो होती है एसआई यूनिट, वो होती है ओम मीटर इनवर्स। क्योंकि रेसिस्टिविटी की है तो आप इसे लिख सकते हो ओम मीटर इनवर्स। ठीक है ना? ये ऐसे लिख दो, ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स। क्लियर है इतनी बात? तो डेफिनेशन क्लियर हो गई। क्या हो गया कि भाई इट इज द रेशियो ऑफ करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर आप रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी लिख सकते हो। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। समझ में तो आ रहा, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो भाई, a metal rod of the square cross section area A having the length L and current I flowing through it when a potential difference B volt is applied cross its ends. Now the rod is cut parallel to its length into two identical pieces and join as shown in figure. Second, ठीक है। What potential difference must be maintained across the length of 2L so that current in the rod is still I? ओके देखो बच्चों, आपके पास
जो ओम्स लॉ है वो क्या कहता है, तो पहले ओम्स लॉ की बात करते हैं। V इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, आई आर। V इज इक्वल टू आई आर होता है, और R जो होता है वो आपका होता है रो L अपॉन ए। ठीक है, अब देखो करा क्या गया, ये तो पहला वाला केस अगर हो गया हमारे पास, करा क्या गया, उसको कट कर दिया गया, कट करके उसको ज्वाइन कर दिया गया, ये तो करा गया। यानी कि जो लेंथ है ना प्यारे बच्चों वो तो बढ़ गई और एरिया आधा हो गया, ये तो हुआ, एरिया क्या हो गया, आधा। चलो भाई, अगर मैं इसकी बात करता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना, अगर हमें करंट को सेम रखना है तो पोटेंशियल जो चेंजेस है वो हम देखते हैं पहले क्या होगा। चलो, अब V इज इक्वल टू हमारे पास क्या, आई आर, दूसरे के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है ना। ओके, करंट को सेम रखने के लिए हम कितना पोटेंशियल अप्लाइड करें ये देखना चाह रहे हैं। उस क्वेश्चन ने ये तो कहा है ना, देखो कि व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस मस्ट बी मेंटेन अक्रॉस द लेंथ ऑफ 12 सो दैट करंट इन द रोड इज स्टिल आई। ठीक है भाई, तो आई रो रो रो, लेंथ कितनी होगी ना प्यारे बच्चों, डबल, और एरिया आधा हो गया, हाँ या ना। देखो जो आपने कट किया है ना ये, तो देखो पहले लेंथ कितनी थी, एल, अब लेंथ एल और एल मिलके 12 हो गई और एरिया हाफ हो गया है। क्लियर है इतनी बात, तो ये कितना आ जाएगा, ये ऊपर दो चला गया, हो गया 4 आई रो एल अपॉन ए। तो ये जो आपका है, ये तो बी है आपका, तो मैं इसको लिख सकता हूँ वी डैश जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 4 बी। तो कह सकते हो जो न्यू पोटेंशियल अप्लाइड करोगे ना उस मेटल लोड पर, तो 4 टाइम्स होना चाहिए किसके, ओरिजिनल वाले के। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। भाई कुछ नहीं था, बस क्या करा, उसको कट किया है और उसकी लेंथ को तो बढ़ा दिया लेकिन एरिया कम कर दिया है बच्चों, एरिया कम हो गया। आगे बढ़ते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर। देखो बच्चों, पहले रेजिस्टेंस की बात करते हैं। होता क्या है रेजिस्टेंस, तो कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो वो क्या करते हैं, एटम मॉलिक्यूल या इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करते हैं, कोलिजन होता है उनका। यानी कि वो उसके लिए क्या कर रहे हैं, एक मतलब होता है ना कि उसके अपोज कर रहे हैं, रेसिस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, यानी कि एक तरह की रुकावट पैदा कर रहे हैं। इसी को हम बोलते हैं क्या, रेजिस्टेंस। जैसे होता है ना कि आपको अगर आगे बढ़ना है तो लोग आपके रास्ते में बाधाएं उत्पन्न करते हैं, ठीक वैसे ही है। तो हम कह सकते हैं द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, ऑफ ए कंडक्टर, कंडक्टर इज द ऑब्स्ट्रक्शन, is the obstruction, is the obstruction posed by, posed by the conductor, posed by the conductor to the flow of, to the flow of current, to the flow of current through it। क्लियर है इतनी बात, करंट थ्रू इट, कि भाई जो भी आप इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करा रहे हो उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, अपोज कर रहा है, इसको हम बोल रहे हैं क्या, रेजिस्टेंस। होता है ऐसा भैया कि जो देखो इलेक्ट्रॉन्स तो मूव करेंगे लेकिन एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, या आप कह सकते हो खुद इलेक्ट्रॉन उससे कोलाइड करते हैं। क्लियर है इतनी बात, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस है ना एक तरह से प्रॉपर्टी भी होती है, और भी कह सकते हैं अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट, जो फ्लो ऑफ चार्ज का अपोज करे उसे हम सिंपल क्या कह रहे हैं, रेजिस्टेंस। ओके, तो जो रेजिस्टेंस है बच्चों, उसकी जो एसआई यूनिट होती है वो ओम होती है। क्या होती है एसआई यूनिट, ओम। चलो भाई एसआई यूनिट मैंने लिख दिया इज ओम, ठीक। और जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड्स ऑन लेंथ, लेंथ पर डिपेंड करता है, एरिया के इनवर्सली होता है, एंड नेचर पर, एंड डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है, इस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ओके, अब देखो बात करेंगे किसकी, ये तो हो गई हमारे पास रेजिस्टेंस की, आप बात कर रहे हैं किसकी भैया, दो चीज पूछी थी, रेसिस्टिविटी की भी देख लेते हैं। चलो भाई रेसिस्टिविटी क्या, तो मैं रेसिस्टिव देखो आर इज इक्वल टू आपके पास होता है ना प्यारे बच्चों रो एल अपॉन ए। अगर मैं एल को 1 यानी कि यूनिट, एरिया को भी 1 मीटर स्क्वायर लूं, तो जो भी रेजिस्टेंस है उसी को हम नाम देते हैं रेसिस्टिविटी, या फिर
अ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है भाई, तो हम क्या कह सकते हैं कि रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, द स्पेसिफिक resistance, specific resistance offered by, resistance offered by the conductor, offered by the conductor, offered by the conductor of unit length, of unit length and unit cross section, and unit cross sectional area. Cross sectional area is known as resistivity, is known as resistivity। क्लियर है इतनी बात, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसकी अगर यूनिट की बात करें ना बच्चों, तो यूनिट इसकी होती है ओम मीटर, और ये डिपेंड नहीं करती लेंथ पर, ये डिपेंड्स करती है सिर्फ टेम्परेचर पर और नेचर पर। क्लियर है, यानी कि डिपेंड्स ऑन नेचर एंड टेम्परेचर। नेचर और टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, लेंथ और एरिया पर डिपेंड नहीं करती। क्लियर है इतनी बात कि रेजिस्टेंस क्या हुआ, तो मैंने बताया कि भाई जब करंट या चार्ज फ्लो हो रहा है, उसका जो अपोज कर रहा है, क्या कर रहा है, अपोज, उसको हम नाम दे रहे हैं रेजिस्टेंस। ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो उस कंडक्टर के एटम, मॉलिक्यूल या इलेक्ट्रॉन्स उससे कोलाइड करते हैं और उसके मोशन का अपोज करते हैं, इसी को हम बोल रहे हैं रेजिस्टेंस। ऐसा यूनिट ओम है, लेंथ पर और एरिया पर डिपेंड करता है। जितनी ज्यादा बच्चों लेंथ होगी ना वायर की, उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, और एरिया जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस कम होगा। और डिपेंड्स करता है इस बात पर भी कि उस मटेरियल की नेचर कैसी है। रेसिस्टिविटी मैंने क्या बताया कि अगर हम लेंथ को यूनिट, एरिया को भी यूनिट स्क्वायर ले लें, तो भाई जो भी रेजिस्टेंस ऑफर्ड होगा उस कंडक्टर का, तो उसे हम बोलेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, यूनिट होती है ओम मीटर। क्लियर है इतनी बात? इसमें कोई दिक्कत हो तो देखो बता दो, नहीं है चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ओके, इन द टू इलेक्ट्रिक सर्किट शोन इन फिगर डिटरमाइन द रीडिंग्स ऑफ आइडियल अमीटर एंड आइडियल वोल्टमीटर। तो अगर मैं फर्स्ट की बात करूं, इन फर्स्ट सर्किट, चलो भाई इन फर्स्ट सर्किट, देखो पहले सर्किट के अंदर वोल्ट मीटर की रीडिंग तो देखो 6 वोल्ट होगी, कोई दिक्कत नहीं है। किसकी? कि रीडिंग ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर, आइडियल वोल्ट मीटर, ये तो भैया 6 वोल्ट हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो पोटेंशियल की बात करें तो देखो ये जो 6 वोल्ट है और 9 वोल्ट है, दोनों ऐड होंगे। क्यों ऐड होंगे? देखो ये भी करंट ऐसे फ्लो कराएगा और ये भी ऐसे, तो दोनों ही एक ही डायरेक्शंस में वो क्या नाम फ्लो करा रहे हैं। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हो जाएगा प्यारे बच्चों 9 + 6, ऐड हो जाएगा 15 वोल्ट। और रेजिस्टेंस कितना? एक इसका है और एक इसका, तो रेजिस्टेंस हो गया भैया 2। तो करंट हो जाएगी प्यारे बच्चों 15/2, यानी कि 7.5 एम्पीयर। समझ में आ गया? रेजिस्टेंस है 2 और पोटेंशियल जो है वो 15 है, तो करंट निकल गई। अब अगर मैं बात करता हूं प्यारे बच्चों किसकी, सेकंड सर्किट की, तो सेकंड सर्किट भी देख लेते हैं भैया क्या कह रहा है। इन सेकंड सर्किट, इन सेकंड सर्किट, सेकंड सर्किट देखो रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर तो इसमें भी सेम ही है। देखो कितनी है, 6 इसमें, 6 इसमें। रीडिंग ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर, आइडियल वोल्ट मीटर कितनी रहेगी? 6 वोल्ट। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं, नेट पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो नेट पोटेंशियल डिफरेंस, देखो ये वाला बैटरी, ये जो बैटरी आपको दिखाई दे रही है, ये इधर करंट फ्लो कराएगी और ये वाली बैटरी भी इधर, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गई, लड़ेंगी आपस में। तो भैया जहां लड़ाई होती है वहां पर तो भैया चीजें कम ही होती हैं, अपोजिट होती तो भैया डिफरेंस है, और सेम होती तो ऐड है। तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई इसका जो नेट पोटेंशियल होगा वो 9 में से 6 गए भैया 3 होगा। रेजिस्टेंस तो भैया 2 ही है, तो करंट आपके पास हो जाएगी 3/2, यानी कि 1.5 एम्पियर। कोई दिक्कत? तो एक में तो देखो दोनों पोटेंशियल्स ऐड हो रहे हैं, जो पहला वाला है, जबकि दूसरे वाले में सब्ट्रैक्ट है क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। प्लस से देखो, ये ध्यान रखो, अगर प्लस से प्लस जुड़ रहा है, इसमें देखो प्लस से प्लस जुड़ रहा है, तो माइनस से माइनस, तो भैया लड़ाई है, ये समझ लो।
और प्लस से माइनस और माइनस प्लस है, भैया प्यार ही है। अपोजिट यानी प्लस माइनस में तो प्यार ही होता है ना, तो एक ही डायरेक्शन में फ्लो कराएंगे और उसमें अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर है इतनी बात? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। If N, E, tau and M, their usual meanings, then the resistance of a wire of length L, cross section area is given by। देखो बच्चों, थोड़ा सा मैं आपको पहले थोड़ा सा बता देता हूँ। ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखो आपको याद ही होगी कितनी होता है उसका मैग्नीट्यूड। तो बी डी हमारे पास होती थी, याद करो, ई ई टो बाय एम। याद आ रहा है कुछ? ई ई टो बाय एम, हाँ या ना? ये हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती थी। और हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था v इज इक्वल टू ई डी या ई एल। तो मैं ई की जगह पर क्या लिख सकता हूं? v बाय एल लिख सकता हूं, हाँ या ना? हाँ या ना ये बताओ। ई वी। और हमारे पास रेजिस्टेंस क्या होता है, चलो ये बता दो। देखो हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई, ठीक है ना? तो मैं पहले आई आई हमने क्या पढ़ा था? एन ई ए बी डी। यहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू रखो एन ई ए, तो कितनी वैल्यू जाएगी? ई वी टॉ अपॉन एम एल, हाँ या ना? तो हमारे पास आई इज इक्वल टू हो गया, कितना हो जाएगा? एन ई स्क्वायर ए वी टॉ अपॉन एम एल। तो मैं यहां से v अपॉन आई निकाल रहा हूं। क्या निकाल रहा हूं? v अपॉन आई। तो देखो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों एम एल, यानी कि b के नीचे i को भेज दो, बाकी दूसरी तरफ फेंक दो, कोई दिक्कत थोड़ी है। एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टो ए, हाँ या ना? और v अपॉन आई क्या होगा? r। आर होता है ना? तो रेजिस्टेंस तो देखो हमारा आ गया, आर इज इक्वल टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टो ए। तो बताओ कोई ऑप्शन दिख रहा हो तो बता दो, जल्दी 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 बताओ कौन सा ऑप्शन है। तो भैया ऑप्शन आपको नजर आ रहा है बी, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टो ए। तो निकाला कैसे भाई? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें याद है कितना? ई ई टो बाय एम। ई की जगह मैंने लिख दिया वी बाय एल, करंट हमें पता थी, ड्रिफ्ट वैल्यू रख दिया। और एक बार अगर आई और बी पता है तो आर निकालना बहुत आसान है। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है? The potential difference applied across a given conductor is double the mobility of the electrons in the conductor। देखो बच्चों, मोबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो ये कहती क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बता रही है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मोबिलिटी ऑफ ए चार्ज कैरियर क्या है? पहले तो डेफिनेशन भी बता देता हूं। तो मोबिलिटी ऑफ ए चार्ज कैरियर, मोबिलिटी ऑफ ए चार्ज carrier, mobility of a charge carrier is the drift velocity, is the drift velocity। देखो पूछी नहीं है लेकिन मैं फिर भी आपको सारी चीजें समझाता हूं चलूंगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी acquired by it in a unit electric field, unit electric field। क्लियर है इतनी बात कि जो भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी गेन कर रही है यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसे हम बोल रहे हैं म्यूजिकल टू होता है वी डी ओवर ई। कोई दिक्कत तो नहीं? देख लो एक बार, वी डी वो म्यूजिकल टू वी डी अपॉन ई। अब चाहो तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू भी रख देना। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होती थी, चलो ये बता दो। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी मैंने बताया था ई ई या क्यू ई टो अपॉन एम अपॉन ई। तो ई से ई कैंसिल हो गया तो आ गया क्यू टॉ अपॉन एम। ये आ गया क्या? मोबिलिटी। अब क्वेश्चन पाओ, कह रहा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस ए गिवन कंडक्टर इज डबल द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर। देखो मोबिलिटी चेंज नहीं होगी क्योंकि वो डिपेंड्स नहीं कर रही है किस पर? पोटेंशियल पर। क्लियर है ना? हम ये कह सकते हैं कि भैया रिमेन्स अनचेंज, इट रिमेन्स अनचेंज, अनचेंज। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? सोच लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। चलो अगला कह रहा है हाउ डज द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर चेंज इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर इज डबल कीपिंग द लेंथ टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर कांस्टेंट। लेंथ कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो देखो भाई मोबिलिटी का फॉर्मूला भी हमने लिखा था म्यू इज इक्वल टू वी डी अपॉन ई, हाँ या ना? लिखा था। तो अगर आप देखोगे तो इसमें मोबिलिटी में कोई चेंज नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि आप पोटेंशियल डबल करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देयर इज नो चेंज इन मोबिलिटी। क्लियर है इतनी बात?
कोई दिक्कत हो तो देखो बता दो। दोनों क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे ही हैं। चलो भाई, हाउ इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन ए कंडक्टर अफेक्टेड विद द राइज इन टेम्परेचर? ठीक है भाई, देखो बच्चों, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अभी फॉर्मूला लिखा वी डी इज इक्वल टू ई ई टॉ बाय एम। ठीक है, इनकी वी डी यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम। हाँ या ना? देखो, रिलैक्सेशन टाइम का टेम्परेचर से तो रिलेशन है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे, यानी कि अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूं तो रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा, और रिलैक्सेशन टाइम घटेगा तो प्यारे बच्चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी घट जाएगी। तो कह सकते हैं बाय इंक्रीजिंग बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर by increasing temperature relaxation by increasing temperature relaxation time decreases, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस। क्यों? देखो भाई, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो उनके मॉलिक्यूल्स हैं या इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या करेंगे, उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी टेम्परेचर बढ़ाने पर, तो वो जल्दी से ही जल्दी टकराने लगेंगे। और रिलैक्सेशन टाइम क्या होता था, ये आपको बता रहा होता था कि एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। ठीक है, इतनी बात देख लो एक बार और, तो हम कह सकते हैं therefore we can say that we can say that drift velocity we can say that drift velocity decreases with increase of time। वो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ घट जाएगी। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो भाई बढ़ते हैं आगे। Define the term drift velocity of charge carriers in the conductor, okay, and what write its relationship with the current flowing through it, okay। चलो भाई, तो देखो सबसे पहले तो आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन देखें क्या है, तो कह सकते हैं इट ड्रिफ्ट वेलोसिटी या इट मे बी डिफाइंड एज इट may be defined as it may be defined as the average velocity average velocity average velocity gain average velocity gained by the free electrons gained by the free electrons in the opposite direction of in the opposite direction of the external इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो बच्चों, जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड कर रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शंस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो भी एवरेज वेलोसिटी गेन करता है उसे हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हाँ या ना? अब पूछा क्या, व्हाट इट्स रिलेशनशिप विद द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ओके, देखो भाई, अभी मैंने लिखा वी डी इज इक्वल टू क्या था, ई ई टॉ बाय एम, था नहीं था? अब हमारे पास रिलेशन की हम बात कर रहे हैं, तो देखो आपने रिलेशन पढ़ा होगा आइजिक। अब चाहो तो देखो भाई, पोटेंशियल की फॉर्म में भी लिख सकते हो ई की जगह। चलो, ई की जगह अगर मैं ये ई दिखाई दे रहा है ना प्यारे बच्चों, इस ई की जगह पर मैं वी बाय एल भी लिख सकता हूं। हाँ या ना? तो ना वी इज इक्वल टू ई एल। और हमने पढ़ा था आई इज इक्वल टू एन ई ए बी डी। आप चाहो तो इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू को रख दो, तो एन ई ए ई वी टॉ अपॉन एम एल। तो भाई ऐसे भी लिख सकते हो, आएगा एन ई स्क्वायर ए वी टॉ अपॉन एम एल। ठीक है, ये भी लिख सकते हो, या फिर आप सीधा करंट में उसमें रख दो बी डी की वैल्यू, तब भी आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेशन आ जाएगा, है ना? आई इज इक्वल टू एन ए बी डी, तो सीधा आप बी डी की वैल्यू भी रख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में। तो दोनों से आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतनी बात। कोई दिक्कत हो तो देखो बता दो, पक्का? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। Can I write the expression for the drift velocity of the charge carriers in a conductor of length L across which the potential difference V is applied? देखो भाई, अभी मैंने आपको यही रिलेशंस अभी दिया है, बिल्कुल ऐसे ही निकालना ना। राइट द एक्सप्रेशन फॉर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द चार्ज कैरिंग द कंडक्टर ऑफ लेंथ एंड अक्रॉस व्हिच अ पोटेंशियल डिफरेंस बी इज अप्लाइड। बिल्कुल ठीक ऐसे ही है, ऐसे ही कर दें आप। चलो भाई करते हैं।
तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पहले वीडी का रिलेशन लिखा था मैंने, क्या लिखा था बताओ? वीडी मैंने लिखा था ई ई टॉ अपॉन एम। ठीक, फिर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखा था वी बाय एल लिख दिया। अब हमें क्या करना है ना, राइट द एक्सप्रेशन फॉर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द चार्ज कैरिंग कंडक्टर एल अक्रॉस विद अ पोटेंशियल डिफरेंस भी। ठीक है भाई, आ गया पोटेंशियल डिफरेंस भी आ गया, लेंथ और क्या आ गई, लेंथ भी आ गई। आसान है, कुछ नहीं, देखो बीडी एक्सप्रेशन लिखना है, ड्राइव करना होता तो ड्राइव भी कर देते, कोई दिक्कत हो देखो बता दो। क्लियर है ना? ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है आपको समझ में आ गया कि भाई जो भी एवरेज वेलोसिटी गेन कर रहा है फ्री इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शंस में, जो हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया प्यारे बच्चों उसके अपोजिट डायरेक्शंस में। ठीक है ना? और आपको पता ही है वेलोसिटी क्या होती है, वी डी इज इक्वल टू क्या हो गया, ई ई टॉ बाय एम, और इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने लिख दिया है ई इज इक्वल टू कितना था, वी अपॉन एल। हाँ या ना? भाई आपने वी इज इक्वल टू ई एल तो पढ़ा था ना, तो मैंने ई की जगह पर क्या रख दिया, वी अपॉन एल रख दिया यहां पर, और हमारा एक रिलेशंस दिख गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू ई वी टॉ अपॉन एम एल। उसने हमसे कहा है कि भैया पोटेंशियल की फॉर्म में निकालो या और लेंथ की तरह। क्लियर है इतनी बात? देख लो कोई दिक्कत हो तो बताओ। क्लियर? चलो भाई बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि डिफाइन द टर्म ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, ऑब्टेन द रिलेशनशिप बिटवीन द करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो मैं आपको पहले भी डिफाइन कर चुका हूं, दोबारा से कर दे रहा हूं। तो मैंने क्या बताया था कि जब हम किसी भी कंडक्टर पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शंस में जो भी एवरेज वेलोसिटी गेन कर रहे हैं प्यारे बच्चों उनको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो क्या कह सकते हैं, चलो भाई डेफिनेशन लिख देते हैं। इट मे बी डिफाइंड एज, इट मे बी डिफाइंड एज, इट मे बी डिफाइंड defined as the average velocity, the average velocity gained by the average velocity gained by the gained by the free electrons, gained by the free electrons of a conductor, of a conductor in the opposite direction of, in the opposite direction of, opposite direction of externally, externally applied इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है इतनी बात कि अगर हम किसी भी कंडक्टर पर जो एक्सटर्नल फील्ड लगा रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रॉन एवरेज वेलोसिटी गेन कर रहे हैं प्यारे बच्चों, हम उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। चलो भाई आगे क्या कहता है कि ऑब्टेन द रिलेशनशिप बिटवीन द करंट डेंसिटी, ध्यान देना करंट डेंसिटी, और दूसरा हमारे पास है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखो भाई हमारे पास आई इज इक्वल टू क्या होता था, एन ई ए बी डी, हाँ या ना? ठीक, और करंट डेंसिटी जे इज इक्वल टू क्या होता है, आई अपॉन ए। तो वैल्यू रख दो इसकी, एन ई ए बी डी अपॉन ए, तो ए से तो ए कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया जे इज इक्वल टू एन ई वी डी। क्लियर है इतनी बात? तो ये हमारी क्या आ गई, करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन भी आ गया। क्लियर है इतनी बात? समझ में आ गई दोनों चीजें? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। डिफाइन द टर्म मोबिलिटी ऑफ द चार्ज कैरियर इन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, ऑब्टेन द रिलेशन फॉर द मोबिलिटी इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम। देखो बच्चों मोबिलिटी मैंने आपको बताई थी क्या होती है, कि आप सिंपल सी लाइन में बोल सकते हो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोल सकते हो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम क्या सकते हैं कि चलो भाई इससे लिख देते हैं कि मोबिलिटी, मोबिलिटी ऑफ ए चार्ज कैरियर, of a charge carrier is defined as, charge carrier is defined as the drift, as the drift velocity, defined as the drift velocity of the charge carrier,
ऑफ द चार्ज कैरियर पर यूनिट, चार्ज कैरियर पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ या ना? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है इसमें? चलो भाई, तो हमारे पास म्यूजिकल टू हो गया वी डी ओवर ई, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ये हमारा मोबिलिटी का रिलेशन। चलो भाई, अब देखो आगे क्या कह रहा है कि ऑब्टेन द रिलेशन ऑफ मोबिलिटी इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम। देखो आपके पास जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी वो कितनी थी, देखो वी डी इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता था, तो ई कैपिटल ई टॉ अपॉन एम होता था। इसको रख दो इसमें, इसको रखो तो देखो क्या आएगा, तो हमारे पास आ जाएगा म्यू इज इक्वल टू ई ई टॉ अपॉन एम कैपिटल ई। तो कैपिटल ई से तो कैपिटल ई चला जाएगा, कैपिटल ई से कैपिटल ई कैंसिल, तो क्या बचेगा, म्यू इज इक्वल टू आ जाएगा ई टॉ अपॉन एम। आ गया नहीं आ गया रिलेशनशिप, किसके बीच में, मोबिलिटी और किसके बीच में, रिलैक्सेशन टाइम के बीच में। आसान है, कुछ नहीं है, बेसिक डेफिनेशन याद रखो कि मोबिलिटी का क्या मतलब है, सिंपल ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द चार्ज कैरियर। उससे हमने बी डी की वैल्यू को रखा तो उससे हमारा मोबिलिटी और रिलैक्सेशन टाइम के बीच में भी क्या आ गया, रिलेशन। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द चार्ज कैरियर इन ए कंडक्टर, डिड्यूस द रिलेशनशिप बिटवीन करंट डेंसिटी एंड रेसिस्टिविटी, करंट डेंसिटी और रेसिस्टिविटी। ओके चलो इसको भी देखते हैं। तो हमारे पास देखो करंट का रिलेशन तो है कितना, एन ई ए बी डी, ये तो हमारा करंट का रिलेशन है। और हमने पढ़ा था J इज इक्वल टू क्या होता है, आई अपॉन ए, बहुत ठीक। तो भैया आई की वैल्यू रख देते हैं एन ई ए वी डी अपॉन ए, सही है। तो ए से तो ए चला गया। अब देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसकी वैल्यू मैंने अभी आपको बताई थी, ई कैपिटल ई टॉ अपॉन एम, हाँ या ना? तो भैया इसे रखो तो कितना आता है देखो, तो जे आ जाएगा आपके पास एन ई स्क्वायर कैपिटल ई टो अपॉन एम, ई आ गया नहीं आ गया? अब देखो एन ई स्क्वायर अपॉन एम, हमारे पास एक रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला होता था, रो इज इक्वल टू होता था एम अपॉन एन ई स्क्वायर टो, ये हमारा रेसिस्टिविटी का। आप देखो रेसिस्टिविटी कहीं दिख रही है क्या, देखो ये एन ई स्क्वायर ये रहा, तो ये रहा, एम ये रहा, तो हमारे पास सीधा सीधा आ गया J इज इक्वल टू ई अपॉन रो, हाँ या ना? आ गया नहीं आ गया? अब आपके दिमाग में आ रहा होगा भैया ये रो आपने कहां से लिख दिया, तो देखो गुस्सा करने वाली बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ कि रो भी कहां से आया ये भी बताता हूँ, ठीक है ना? तो आपने देखो एक रिलेशन पढ़ा था अभी, उससे करंट से भी दिखा दे रहा हूं मैं, कि आपने पढ़ा क्या था, आई इज इक्वल टू एन ए बी डी, हाँ या ना? और वीडी की वैल्यू क्या थी, क्या थी वीडी की वैल्यू, अभी निकाल के रखी है, ई कैपिटल ई टो अपॉन एम, हाँ या ना? और ई की जगह भी आप लिख सकते हो कितना, वी अपॉन एल, तो वी टो अपॉन एम एल, इसको उठा कर रखो यहां, तो देखो करंट आएगी आई इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर ए वी टो अपॉन एम एल, ये आ गया। अब देखो अगर मैं V ओवर आई निकालूं, क्योंकि मैं उससे रेजिस्टेंस लिख सकता हूं, तो V ओवर आई आएगा एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टू, आ गया नहीं आ गया? V अपॉन आई बताओ क्या होता है, तो भैया इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो बताओ, तो आप इसकी जगह R लिख सकते हो, तो R इज इक्वल टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टू, और R इज इक्वल टू क्या होता है, रो एल अपॉन ए, तो एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टू, तो देखो एल से एल गया, ए से ए, तो आ गया नहीं आ गया रो, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टू, देखो आया नहीं आया, रिलेशन आया नहीं आया बताओ, यही रिलेशन था, रो इज इक्वल टू एम एन ई स्क्वायर टू। देखो बुरा मानना नहीं, हर डेरिवेशन आपको मैं बताऊंगा, ठीक है ना? क्लियर है बात, कोई दिक्कत तो नहीं? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। Estimate the average drift speed of the conduction electron in copper wire of the cross section area 1 into 10 to the power minus 7 meter square carrying a current of 1.5 ampere. Assume the density of conduction electron to be, देखो जो जो दिया हुआ है पहले वो रखते हैं। एक तो एरिया हमें दिया हुआ है, देखो फिजिक्स में सबसे पहला काम ये है कि जो चीज गिवन है पहले उन्हें साइड में लिख लो, एक आइडिया लग जाता है कि फॉर्मूला कौन सा यूज करना है। तो करंट भी दी हुई है आपको 1.5 एम्पियर,
और आपको करंट डेंसिटी यानी कि n दिया हुआ है, ये आपके पास करंट डेंसिटी होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम 9 इंटू 10⁻28 पर मीटर क्यूब। अब हमसे पूछा क्या है, तो ड्रिफ्ट स्पीड पूछी है। तो हमने एक रिलेशन पढ़ा था, I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी पढ़ा था। तो यहां से वी डी अगर निकालनी है तो प्यारे बच्चों I अपॉन एन ई ए। आई हमारे पास है 1.5, कोई दिक्कत नहीं। एन हमारे पास है 9 इंटू 10⁻28, कोई दिक्कत नहीं। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है 1.6 इंटू 10⁻−19 और एरिया है 1 इंटू 10⁻⁻7। तो 1.5 अपॉन, देखो 9 इंटू 1.6, 16 9 हो गया 144, यानी कि 14.4 हो गया। और 10 की पावर हो जाएगा भाई 28 और 6 26, 2 बचेंगे। तो आ जाएगा 1.5 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन 14.4। अगर डिवाइड करोगे तो 0.104, 2 इंटू 10⁻⁻2, या आप बोल सकते हो 1.04, 2 इंटू 10⁻⁻3 मीटर पर सेकेंड। देखो सिंपल कैलकुलेशन और कुछ नहीं है, कर सकते हो आप। देखो वैल्यू दी हुई थी और सिंपल हमने फॉर्मूला देखा, और फॉर्मूला तो देखो आपको ये कई बार यूज हो चुका है तो याद हो भी गया होगा, I इज इक्वल टू एन ई ए बी डी। देखो आप मेरे से जुड़ रहे हो तो आपको हर चीज बताऊंगा, ठीक है ना, घबराने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है, डिफाइन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी। ओके, तो देखो चलो डिफाइन भी कर देते हैं, कई बार किया तो एक बार और कर लेते हैं। तो इट मे बी डिफाइंड एज, इट, हाँ चलो भाई लिखते हैं, इट मे बी, it may be defined as the average velocity gained by, average velocity gained by the, gained by the free electron, gained by the free electrons of a conductor, of a conductor in the opposite, in the opposite, in the opposite direction of, opposite direction of the externally applied electric field, applied electric field। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है इतनी बात कि भाई जो भी हम कंडक्टर पर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के जो भी एवरेज वेलोसिटी गेन कर रहा है उसे हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्मूले की ओर ध्यान दो, क्या फॉर्मूला है। तो देखो भाई हमारे पास क्या फॉर्मूला था, हमसे पूछ, ग्राफ दिया हुआ है वीडी और वी के बीच में, ठीक है। और हमारे पास फॉर्मूला क्या है, वीडी इज इक्वल टू था, कितना था, ई, कैपिटल ई टो अपॉन एम। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, अगर वी डी इज इक्वल टू ई वी टो अपॉन एम एल, ठीक है ना बच्चों सॉरी। तो भाई देखो अगर आप इन दोनों के बीच में ग्राफ खींचो तो ये जो है आपको देखो क्या देगा, पहले मैं उसको लिख देता हूं साइड में। ये आपको वी डी ओवर जो वी है उसका स्लोप हमें देगा ई टो बाय एम एल, ये है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि वी डी इज इक्वल टू ई टो अपॉन एम एल वी। फिर मैंने आपको बताया था कि आप ऐसे कंपेयर करो, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ये जो चीज आपको दिख रही है ना, ये देखो ध्यान से, ये वाली चीज, तो स्लोप है वो प्रोपोर्शनल है किसके प्यारे बच्चों, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लेंथ की। हाँ या ना, देखो लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है नहीं, ये देखो ये वाली चीज लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर आपको कभी भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी और पोटेंशियल के बीच में ग्राफ अगर दिया हुआ है, किसके, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और पोटेंशियल के बीच में ग्राफ है, तो उसका स्लोप इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्यारे बच्चों किसके, लेंथ के। अब बताओ जिसका स्लोप कम उसकी लेंथ ज्यादा, तो किसका स्लोप कम है, इस v का स्लोप कम है तो इसकी जो लेंथ होगी वो a से ज्यादा होगी। तो मैं कह सकता हूं कि सो वायर v इज लॉन्गर। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो देखो मैंने आपको बताया था जब भी आपको ग्राफ ड्रॉ करना है तो सबसे पहले आप ये देखें कि वो ग्राफ किस किस के बीच में है।
फिर उसे कंपेयर करें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो आपको समझ में आएगा उसका स्लोप। क्लियर है इतनी बात? दोनों पार्ट हो गए कि भैया कौन सा स्लोप क्या बता रहा, तो स्लोप हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो दिख गया। क्या स्लोप है? ये वाली चीज ई टी ओवर एम एल, ये हमारा स्लोप हो गया। और स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो हम कह सकते हैं कि भैया जिसका स्लोप छोटा है उसकी लेंथ ज्यादा है। बात समझ में आ रही है? चलो भाई बढ़ते हैं आगे। द थिकनेस ऑफ ए कंडक्टर कंटिन्यूअसली डिक्रीज फ्रॉम इट्स वन एंड टू अनदर एंड। ठीक है भाई, उसकी जो थिकनेस है वो घट रही है, बहुत अच्छी बात है। इट इज कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ ए बैटरी, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो भाई देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं पहले। इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू होता है V अपॉन L, बहुत अच्छी बात है। और V इज इक्वल टू क्या होता है? IR, ये भी बहुत अच्छी बात है। और R इज इक्वल टू क्या होता है? तो रो L अपॉन A। ठीक है, तो L से तो L चला गया, तो I रो अपॉन A। अब ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया एक दूसरे के इनवर्सली हैं, और हमारी थिकनेस घट रही है यानी कि एरिया घट रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, हाँ या ना? तो हम कह सकते हैं फर्स्ट पार्ट में आपका कि एज एरिया ए डिक्रीजेस, एरिया क्या हो रहा है? तो भैया घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है ए से बी तक। एरिया अगर घट रहा है तो प्यारे बच्चों ई जो होगा वो इंक्रीज होगा, हाँ या ना? इंक्रीजेस। बात समझ में आ गई? चलो भाई दूसरे की ओर देखते हैं हम क्या कहता है। तो दूसरे में प्यारे बच्चों का है करंट डेंसिटी। चलो भाई करंट डेंसिटी पे आ जाते हैं। तो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला बताओ। J इज इक्वल टू होता है I अपॉन ए, ये तो वैसे ही एरिया के इनवर्सली है, तो ए घटेगा तो इसमें तो करंट डेंसिटी बढ़ेगी, तो कह सकते हैं सेकंड में कि एज एरिया ए डिक्रीजेस, एरिया ए डिक्रीजेस करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी इंक्रीजेस, करंट डेंसिटी क्या हो रही है भैया? बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि एरिया घट रहा है। तो बी हमारा पास सेकंड पार्ट भी हमारा हो गया। अब हम तीसरे की ओर बढ़ रहे हैं। तीसरा क्या कह रहा है? देखो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलो भाई मोबिलिटी की वैल्यू रखो। क्या थी मोबिलिटी आपके पास? तो मोबिलिटी थी म्यू इज इक्वल टू वी डी ओवर ई, और वी डी क्या था? ई ई टॉ अपॉन एम, हाँ या ना? तो ई से तो ई चला गया, अब कितना आ गया? ई टॉ अपॉन एम। अब इसमें तो कहीं एरिया आया ही नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि मोबिलिटी कांस्टेंट है। क्या है? मोबिलिटी कांस्टेंट, क्योंकि एरिया पर कोई डिपेंडेंसी इसकी नहीं है, तो मोबिलिटी इज कांस्टेंट। तो तीनों बातें क्लियर हो गई नहीं हो गई ये बताओ भाई। दो तो एरिया के इनवर्सली थी और एक एरिया पर डिपेंड ही नहीं कर रही। हम कह सकते हैं दो चीज तो इंक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी, लेकिन मोबिलिटी इंडिपेंडेंट है। तो प्यारे बच्चों हम कह सकते हैं कि मोबिलिटी उसकी कांस्टेंट रहेगी। चलो भाई, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? देखो डिफाइन द टर्म ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम गिविंग देयर फिजिकल सिग्निफिकेंस। पहला पार्ट करते हैं अभी। देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो हम कई बार कर चुके हैं, एक बार और लिख लेते हैं। क्या था? इट मे बी डिफाइंड एज, इट may be defined as it may be defined as the average velocity, एवरेज वेलोसिटी। देखो कई बार आपने लिख लिया तो याद तो आपको हो ही गया होगा। एवरेज वेलोसिटी गेन बाय, एवरेज वेलोसिटी गेन बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन, गेन बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ए कंडक्टर, ऑफ ए कंडक्टर, conductor in the opposite direction of, in the opposite direction, in the opposite direction of the externally, of the externally applied electric field, applied electric field। चलो भाई applied electric field। तो ये बात तो हो गई भैया ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, कि भैया आप किसी भी कंडक्टर पर जो भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो भी इलेक्ट्रॉन एवरेज वेलोसिटी गेन कर रहा है उसे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। अब देखो रिलैक्सेशन टाइम, पहले इसका चलो फिजिकल सिग्निफिकेंस देख। तो बच्चों जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो कंट्रोल करती है नेट करंट फ्लोइंग एनी क्रॉस सेक्शन। क्या कंट्रोल कर रही है? तो भैया जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है आपके प्यारे बच्चों, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात कर रहा हूं मैं,
कि आपने रिलेशन पढ़ा था ना, I इज इक्वल टू NEABD, हाँ या ना? इस रिलेशन को आप देखो तो हम ये कह सकते हैं कि भाई जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो किसको कंट्रोल कर रही है? नेट करंट फ्लोइंग एनी क्रॉस सेक्शंस। कह सकते हैं ना कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी कंट्रोल्स द drift velocity controls the net current net current flowing net current flowing cross any flowing cross section अरे ये any क्रॉस सेक्शन। क्लियर है इतनी बात कि हमारी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो किसको कंट्रोल करने का काम कर रही है? नेट करंट फ्लो को। और तो और देखो जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है ना उसके परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जो भी आपका क्रॉस सेक्शन होता है उसमें कोई ट्रांसपोर्ट नहीं होता किसका? चार्ज का। ये बात भी याद रखेंगे क्या? देर इज नो देर इज नो net transport, there is no net transport of charges across any area perpendicular to the field। ठीक है भाई, इतनी बात किसको कंट्रोल करने का काम कर रही है? तो भैया नेट करंट को। चलो भाई, ये तो काम हो गया हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, डिफाइंड भी कर दिया, फिजिकल सिग्निफिकेंस भी। अब आते हैं रिलैक्सेशन टाइम पर। देखो बच्चों, रिलैक्सेशन टाइम की बात करते हैं तो हमारा जो रिलैक्सेशन टाइम है वो क्या है कि जो आपके पास सक्सेसिव कोलिजन है इलेक्ट्रॉन का, किसका? इलेक्ट्रॉन का। उन दो सक्सेसिव कोलिजन में जो भी टाइम लग रहा है उस एवरेज टाइम को हम बोल रहे हैं क्या? रिलैक्सेशन टाइम। तो हम ये कह सकते हैं कि एवरेज टाइम that elapse average time that elapses between two between two successive collisions। क्लियर है इतनी बात कि किन्हीं भी दो सक्सेसिव किसके? इलेक्ट्रॉन के सक्सेसिव कोलिजन में जो टाइम लग रहा है उसको बोल रहे हैं रिलैक्सेशन टाइम। चलो भाई, अब देखो रिलैक्सेशन टाइम में आपने कोई रिलेशन देखो कंडक्टिविटी का पहले, क्योंकि इसका भी तो हमें वो निकालना है ना कि फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो देखो कंडक्टिविटी की अगर मैं बात करता हूं सिग्मा, तो आपके पास फॉर्मूला होता है Ne² टॉ अपॉन m। अभी मैंने ड्राइव भी करके दिखाया था। तो है क्या कि आप क्या बोलते हैं, ये कह सकते हो कि रिलैक्सेशन टाइम एक ऐसा फैक्टर है जो डिटरमाइन कर रहा है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को एट डिफरेंट टेम्परेचर। हाँ या ना, ये बताओ। सही बात है, ये एक ऐसा फैक्टर है, कह सकते हैं इट इज अ फैक्टर इन determining the electrical conductivity of a conductor at different temperature, अलग अलग टेम्परेचर पर। क्यों? क्योंकि देखो टेम्परेचर अलग होगा तो रिलैक्सेशन टाइम भी अलग होगा। टेम्परेचर बढ़ाने पर रिलैक्सेशन टाइम घट जाता है, कुछ जल्दी जल्दी क्या होंगे वो टकराएंगे क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। इनकी इलेक्ट्रॉन की, तो रिलैक्सेशन टाइम तो घट ही जाएगा। तो हम अलग अलग टेम्परेचर पर रिलैक्सेशन टाइम की मदद से हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी होगा, डेफिनेशन भी होगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। दोनों क्लियर हो गए ना? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। डिफाइन द टर्म कंडक्टिविटी ऑफ ए मेटेलिक वायर, राइट इट्स एसआई यूनिट। चलो एक एक करके करते हैं, पहला पहला पार्ट करते हैं। क्या कहता है? तो हम कह सकते हैं द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ए metallic wire is defined as the ratio of current density to electric field
ठीक है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी का रेशियो है क्या बच्चों, रेसिस्टिविटी। और ये रेसिप्रोकल भी होती है। रेसिस्टिविटी के रेसिप्रोकल कौन है, कंडक्टिविटी। तो मैंने क्या बताया कि भाई जो आपकी कंडक्टिविटी है वो करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो है, या आप ये कह सकते हैं कि ये रेसिप्रोकल है रेसिस्टिविटी की। इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और अगर मैं एसआई यूनिट की बात करूं तो प्यारे बच्चों, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स ये होती है, कहीं कहीं पर इसको मो या मीटर इनवर्स भी लिख देते हैं। ये तो हो गया, ये पहला पार्ट तो अपना देखो क्लियर हो गया। अब क्या कह रहा है, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स in a conductor, derive the expression for the conductivity of a wire in terms of number, density and relaxation time. Okay, hence obtain the relationship between the current density and applied electric field. देखो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि जो कंडक्टर है, क्या है कंडक्टर। कंडक्टर में जब तक कोई आपने पोटेंशियल अप्लाइड नहीं किया है, क्या नहीं किया है, पोटेंशियल अप्लाइड, तब तक तो देखो जो उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रैंडम मोशन करते रहते हैं। ठीक, जैसे ये इलेक्ट्रॉन भाई इधर भागने में लग रहा होगा, कोई किधर भाग रहा है, कोई किधर भाग रहा है, तो इन इलेक्ट्रॉन्स का एक रैंडम मोशन हो रहा होता है। क्लियर है इतनी बात, क्या हो रहा है, रैंडम मोशन। अब जो ये आपके पास कोई भी कंडक्टर हो, जनरली लगभग 10 टू दी पावर 28 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर क्यूबिक मीटर में होते हैं। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर क्यूबिक मीटर में, कितने हैं, ये 10 टू 28। और ये अपनी थर्मल एनर्जी की वजह से कंटिन्यूअस रैंडम मोशन करते रहते हैं। और इनकी जो वेलोसिटी का जो ऑर्डर है ना प्यारे बच्चों, वो 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड है। ठीक, रैंडम मोशन कर रहे हैं अपनी थर्मल एनर्जी की वजह से। तो मैं ये कहूं कि अगर इनकी वेलोसिटी कौन सी, u1 और u2, इफ u1 u2 एंड सो ऑन un, un क्या है, इनकी थर्मल वेलोसिटीज हैं, या इनको रैंडम वेलोसिटीज बोल सकते हैं। आर द रैंडम वेलोसिटी, आर द रैंडम वेलोसिटीज ऑफ एन फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई, तो देखो इनका जो एवरेज होगा वो तो जीरो होगा ना, क्यों, क्योंकि जितनी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मान लो ऊपर जा रहे हैं तो उतने नीचे भी जा रहे हैं उसके अपोजिट, क्योंकि रैंडम मोशन है। क्लियर है इतनी बात, कैसे u1 प्लस u2 प्लस u3 एंड सो ऑन। अगर मैं इनका एवरेज निकालूं तो भैया प्यारे बच्चों वैल्यू जीरो होगी। क्लियर है इतनी बात। तो मैंने क्या बताया कि कोई भी कंडक्टर उसके अंदर लगभग 10 की पावर 28 नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर क्यूबिक मीटर में होते हैं, एवरेज बता रहा हूं मैं। और उनकी जो थर्मल एनर्जीज की वजह से उनकी जो वेलोसिटीज है वो लगभग 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड होती है, और एवरेज वेलोसिटी जीरो। चलो भाई, अब क्या करते हैं प्यारे बच्चों, एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड कर देते हैं। ठीक है ना, चलो भाई करते हैं। अब एक पोटेंशियल सेट कर रहे हैं इस पर, ठीक है ना, पोटेंशियल, हाँ, क्या कर दिया है, हम एक पोटेंशियल सेट कर दिया। चलो भाई, ये आपकी एक बैटरी हो गई, बी वोल्ट की मान लो एक बैटरी आपने लगा दी। ठीक है, अब करंट तो इस डायरेक्शन में जाएगी, और जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उन पर जो फोर्स लगेगा वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगा, हाँ या ना। भाई इलेक्ट्रॉन्स पर तो जो लगेगा वो अपोजिट ही लगेगा ना। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस तो ये है, और इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगेगा वो इसके अपोजिट लगेगा। और इसकी जो लेंथ है मैं उसको L मान लेता हूं, और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसको हम कैपिटल A ले लेते हैं। ठीक, चलो भाई, अब अगर मैं ये कहता हूं कि द इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम एग्जर्ट करेंगे वो तो फोर्स लगाएगा ना इलेक्ट्रॉन पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E exerts एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या फोर्स लगा रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा प्यारे बच्चों, F इजिकल टू क्यू ई, हाँ या ना, बताओ। तो मैं क्या लिख सकता हूं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ गया कितना, माइनस का ई, यही तो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में। अब जब फोर्स है तो प्यारे बच्चों इलेक्ट्रो एस्लरेशन भी निकलेगा। तो एस्लरेशन क्या होता है, फोर्स अपॉन मास। तो भैया एस्लरेशन भी आ गया।
अब एक्सेलरेशन, इसमें ध्यान रखना m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और जो E है वो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। चलो भाई ये बात भी सही है। अब देखो जो उसकी वेलोसिटी होगी इस फोर्स की वजह से वो निकाल रहे हैं, जिसे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी नाम देते हैं, वी डी इज इक्वल टू v1 प्लस v2 एंड सो ऑन vn, और डिवाइड में आ गया आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं तो n, वैल्यू रख देते हैं। तो v इज इक्वल टू तो ut, तो u1 प्लस a टो वन, अगला हो जाएगा u2 प्लस a टो टू एंड सो ऑन un प्लस a टो n, डिवाइड में आपका है n। चलो भाई ये बात भी क्लियर है। देखो u1 u2 क्या है, तो भैया तो वो तो थर्मल वेलोसिटीज थी, मैंने आपको बताया था u1 और u2 क्या है, तो भैया थर्मल वेलोसिटी है, क्या है, थर्मल वेलोसिटीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, थर्मल वेलोसिटीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। चलो बहुत अच्छी बात है। और जो हमारे पास ये थी a टॉ वन और दूसरी a टॉ टू, ये क्या है, ये वेलोसिटी है जो उन्होंने गेन करी, तो वेलोसिटीज एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन। चलो ये भी लिख देते हैं। और आपके पास जो टो और ये टो वन एंड टो टू है, ये टाइम है सक्सेसिव, या ये कह सकते हो कि दो टक्करों के बीच का टाइम है, टाइम elapsed आफ्टर द कोलिजन। चलो ये भी लिख दिया। तो इतनी बात तो समझ में आ गई ना कि भाई शुरू में जब कोई पोटेंशियल अप्लाइड नहीं था तो उनकी एवरेज वैल्यू जीरो थी, ठीक। फिर जैसे ही पोटेंशियल अप्लाइड किया, कि इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ और उस पर इलेक्ट्रॉन ने फोर्स, इलेक्ट्रॉन पर क्या लगा, फोर्स लगा, तो हमने उसकी अब फिर से एवरेज वैल्यू को निकाल दिया। चलो क्या आती है एवरेज, तो देखो वी डी, इसको ऐसे करके लिखो, u1 वाले टर्म एक साथ लिख लो, u1 प्लस u2 एंड सो ऑन un, ये लिख लिया, अपॉन में n, दूसरा a तो आ गया कॉमन, टो वन प्लस टो टू एंड टो n अपॉन n, ये तो जीरो हो गया, तो हमारे पास vd आ गया a इंटू टॉ, ये टॉ क्या है, तो ये आपका रिलैक्सेशन टाइम है, एवरेज टाइम है। क्लियर है इतनी बात। चलो भाई अब एक्सेलरेशन की वैल्यू रख देते हैं, तो टो लिख देता हूं मैं, टो है क्या, तो टो हमने माना हुआ है टो वन प्लस टो टू एंड टो एन अपॉन एन, तो ये एवरेज टाइम है, क्या है, एवरेज टाइम, किसके बीच का, कोलिजन। चलो भाई ये भी लिख दिया। अब हम एक्सेलरेशन की वैल्यू लिखते हैं, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू लिख देंगे, तो वी डी आ जाएगा माइनस का ई अपॉन एम इंटू टॉ, और अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूं तो वो भी निकाल सकता हूं, तो एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो गई, या ड्रिफ्ट स्पीड क्या हो गई, तो स्पीड तो मैग्नीट्यूड ही होगा, तो वी डी हो जाएगा ई अपॉन एम इंटू टॉ। चलो ड्रिफ्ट स्पीड भी आ गई। अब देखो करंट I इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन टी, हाँ या ना, और Q इज इक्वल टू क्या होता है, NE, कितना होता है, NE। चलो भाई Q इज इक्वल टू हो गया NE अपॉन टाइम हो गया। अब देखो आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं वो हमें देखने हैं, तो भाई हमने मान लिया था कि भाई n जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, ये तो ऐसा करो इस वाले को कैपिटल N ले लो यहाँ, ठीक है ना, कैपिटल N। अब देखो n क्या ले रखे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, जिसकी वजह से हम टोटल इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। तो कैसे निकलेंगे, आप वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, वॉल्यूम मतलब एरिया इनटू लेंथ से मल्टीप्लाई कर दोगी, ई की उसकी कितनी है, एन की, किसकी, एन की, तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, क्या दे देगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू ई है, टाइम क्या होता है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड रख दो, ठीक है ना। तो हमारे पास आई आ जाएगा कितना, देखो एल से तो एल कट गया, तो ये आ जाएगा एन ई ए बी डी, ये आ गया। तो हमारे पास देखो करंट भी आ गई, अब करंट निकल गई है, तो चाहो तो इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू रख दोगे, तो एन ई ए क्या आई थी वैल्यू, ई अपॉन एम इंटू टॉ, ये आई थी। तो करंट भी आ गई है आपके पास, एन ई स्क्वायर ए
एन ई स्क्वायर ए टॉ अपॉन एम, ई रह गया है, चलो इसको भी लिख देते हैं। तो आपके पास होगा ना एन ई स्क्वायर ए कैपिटल ई टॉ अपॉन एम, ये आ गया एन ई स्क्वायर ए टॉ अपॉन। चलो अब हमारे पास करंट डेंसिटी क्या क्या पूछा था, चलो वो देख लेते हैं पहले भैया, पता इतना सारा निकालने में लग रहे हैं। रिलेशनशिप बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ई पूछा है, ठीक है भैया, करंट डेंसिटी भी निकाल लेते हैं। अब हमारे पास करंट डेंसिटी क्या होती है, तो J इज इक्वल टू होता है I अपॉन ए, तो I की वैल्यू तो आ गई है, एन ई स्क्वायर कितना था भैया, एन ई स्क्वायर ए कैपिटल ई टॉ अपॉन एम, और यहाँ हो गया ए, तो ए से ए कैंसिल, तो एन ई स्क्वायर टॉ ई अपॉन एम। और जो ये है ना बच्चों, ये याद करो, मैंने आपको बताया था कि ये जो चीज है, ये आपको क्या लिख दिया, ये वाली चीज, ये आपके पास है कंडक्टिविटी, आया था नहीं आया, तो रो का उल्टा ही तो है, कंडक्टिविटी तो है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो J इज इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा ई, तो J इज इक्वल टू आ गया सिग्मा ई, कंडक्टिविटी यानी कि सिग्मा की वैल्यू होती है एन ई स्क्वायर टो अपॉन एम, ये मैंने आपको पहले भी ड्राइव करके दिखा दिया था। तो J इजिकल टू आ गया सिग्मा, भी अब हमारा रिलेशन आ गया, तो काफी बड़ा सा हो गया, ठीक है ना, तो एक बार वो देख लेते हैं क्या था। तो मैंने आपको बताया कि हमसे पूछा था कि ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ द कंडक्टिविटी ऑफ वायर इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डेंसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम, फिर हमसे इनका रिलेशन। तो भाई मैंने सबसे पहले बताया कि अगर आपके पास कोई भी कंडक्टर जिस पर कोई पोटेंशियल अप्लाइड नहीं है, उसकी थर्मल एनर्जी की वजह से उसके इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन कर रहे हैं, जिनकी एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू 0 है, जैसे ही हम उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में वो एक्सेलरेट होते हैं, ठीक है, तो हमने उसकी मदद से उसकी वेलोसिटी निकाल दी, और वेलोसिटी की मदद से हमने उसको रिलेट कर दिया रिलैक्सेशन टाइम। अब इतना काम तो हो गया। अब करंट होती है I इज इक्वल टू क्या, Q अपॉन टी, टोटल चार्ज निकालना था, तो चार्ज कितना होता है आपके पास, Q इज इक्वल टू एन ई, और n क्या था, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैसे निकालेंगे, तो n स्मॉल n हमारे पास है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, फिर हमने उसमें वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करी और हमारे पास चार्ज आ गया, तो करंट का हमारे पास रिलेशन बन गया, I इज इक्वल टू कितना आ गया, एन ई स्क्वायर ए टो ई अपॉन एम। जब I पता है तो भैया करंट डेंसिटी भी पता चल जाएगी। तो थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आसान है, कोई बड़ी बात नहीं। क्लियर इतनी बात, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बढ़े आगे, चलो भाई, फाइंड द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम ऑफ चार्ज कैरिंग इन कंडक्टर। देखो ये भी बिल्कुल ऐसे ही ड्राइव करना है, चलो करते हैं ड्राइव। और कोई पार्ट तो हमारा रहा नहीं था, ठीक है ना, पूरा हो गया था, इसके दोनों पार्ट हो गए थे ना इसके दो, चलो ओके, ये वाला भी हो गया था, ओहो इसमें एक पार्ट रह गया था बच्चों, पहले ही उसको और कर लेते हैं। ये रह गया था ना ये वाला, कि द कंडक्टर ऑफ लेंथ एल इज कनेक्टेड अक्रॉस ए डीसी सोर्स ऑफ ईएमएफ ई, हाँ ये रह गया, पहले इसको भी देख लेते हैं। इफ द कंडक्टर इज रिप्लेस्ड बाय अनदर ऑफ द सेम मटेरियल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस ऑफ द लेंथ 5 बाय, ओके 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 ओके, चलो कर देते हैं, गलती से रह गया, चलो करते हैं। चलो भाई क्या पार्ट था हमारा, बी पार्ट है, जो भी सेकंड पार्ट है बी पार्ट आप देख लेना। तो देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बी डी हमारे पास क्या थी, ई कितनी थी, ई हमारे पास कितनी आई थी निकल के, ये आई थी ई कैपिटल ई टो अपॉन एम, ये आई थी। ई की वैल्यू तो हमारे पास है वी बाय एल, ये आ गया। देखो इसके अंदर अगर देखें तो उसने क्या बोला था कि लेंथ कितनी कर दी है 5 टाइम्स, बस, और तो कुछ कांस्टेंट नहीं है, सब कांस्टेंट है, मतलब कहने का सिर्फ लेंथ बदल रही है। तो जो वी डी डैश थी उसके अंदर हो जाएगा ई वी टो एम इंटू 5L, ये हो जाएगा। तो जो आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगी वो पहले से कितनी हो जाएगी 1/5, बस इतना सा पार्ट रह गया था, गुस्सा मत करना आप, ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़ रहे हैं। हाँ ये रहा 24 पे आते हैं, क्या कहता है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रॉन। देखो अभी मैंने आपको निकाल के दिखाया है इसको, आप चाहो तो एक बार खुद से करके देखो, खुद से, ठीक है ना, कि पहले आपके पास क्या है, कि भाई ये कंडक्टर है जब जिस पर आपने कोई भी पोटेंशियल अप्लाइड नहीं किया है, ये रहा। चलो भाई इसे भी देख लेते हैं, ये आपके पास
हाँ, ये आपके पास एक कंडक्टर हो गया जिसमें आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रैंडम मोशन कर रहे हैं, कोई किधर भाग रहा है, कोई किधर भाग रहा है, सब भागने में लग रहे हैं। ठीक है, और उनकी जो वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी आपको मैंने बताई थी, जो लगभग किस ऑर्डर की होती है, तो वो 10⁵ मीटर पर सेकंड की होती है अपनी थर्मल एनर्जी की वजह से। ठीक है, और इनकी जो मैंने बताया था ना कि अगर आप ये मान लें कि इफ U1, U2 और U3 ऐसे एंड सो ऑन, कितनी ले लेते हैं भैया, UN तक ले लेते हैं। रैंडम वेलोसिटीज है, आर द रैंडम आर द रैंडम वेलोसिटीज ऑफ एन फ्री पार्टिकल या फ्री इलेक्ट्रॉन। चलो भाई, ये हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन। तो देखो इनकी जो एवरेज वैल्यू होगी वो तो 0 होगी ना, क्योंकि भाई मैंने आपको बताया था कि ऐसा होगा कि किसी भी डायरेक्शन में कितने भी इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उसके ठीक अपोजिट इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे, उसके अपोजिट डायरेक्शन से। मान लो कि एक तरफ, मान लो सपोज करो कि ऊपर की ओर 10 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन नीचे भी जा रहे होंगे। 10 इलेक्ट्रॉन अगर राइट में जा रहे हैं तो 10 राइट में, लेफ्ट में भी जा रहे होंगे। इसलिए कुछ भी उसमें आप नेट फ्लो नहीं देख सकते। यानी कि आप कह सकते हो प्यारे बच्चों कि जो U होगा ना, U एवरेज, वो 0 होगा। यानी कि U1 प्लस U2 एंड सो ऑन UN/N, ये 0 होगा पक्का। अब अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट करूंगा तो सिंपल सी बात है भैया, आपने अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है तो फोर्स तो इलेक्ट्रॉन पर लगेगा ही। ठीक है ना, और अब इनका जो मूवमेंट होगा ना बच्चों, वो एक ही डायरेक्शंस में होगा। रैंडम तो अब भी करते हैं, लेकिन इनकी डायरेक्शन कैसी होती है, फॉरवर्ड। आपने एक पोटेंशियल अप्लाइड कर दिया, मान लो ये रहा, ठीक, बी वोल्ट की बैटरी लगा दी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर है, हाँ या ना। इसकी लेंथ आपने एल ले रखी है, तो जो इलेक्ट्रॉन है ना प्यारे बच्चों, उस पर तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, तो वो तो इधर मूव करेंगे, हाँ या ना। ठीक है ना। अब उनकी हम क्या निकालते हैं, वेलोसिटी। चलो भाई, इसमें पहले तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स निकाल लेते हैं। कितना फोर्स होगा, तो हम कह सकते हैं द ई इलेक्ट्रिक फील्ड ई exerts an electrostatic force, कितना हो जाएगा, -ke, ये फोर्स हो गया। और फोर्स है तो एक्सेलरेशन भी निकल जाएगा। एक्सेलरेशन कितना होगा, ए आ जाएगा, आपके पास होता है मास, फोर्स अपॉन मास, तो यानी कि -EE/mE आ गया भैया एक्सेलरेशन। ठीक है ना, एक्सेलरेशन आ गया तो भैया वेलोसिटी भी निकाल लो कि क्या वेलोसिटी उसने क्या नाम, BD जो भी हमारे पास है, ये जो B1 B2 है वो भी निकाल लेते हैं। ठीक है ना। चलो भाई, जो भी वेलोसिटी गेन कर रहे हैं, अब हमारे पास आ जाएगा VD इज इक्वल टू V1 प्लस V2 एंड सो ऑन VN/N। ठीक है, इसकी वैल्यू लिख देते हैं। V इज इक्वल टू क्या होता है, U प्लस AT, लिख दो भैया, लिख देते हैं। ये आ जाएगा आपके पास U2 A to 2 एंड सो ऑन UN प्लस A to N। और हमारा पास, अब देखो U वाले टर्म को तो एक तरफ ले लो भैया, U1 प्लस U2 प्लस एंड सो ऑन UN, ये हो गया ये। ठीक है, अब इसमें से एक कॉमन ले लेना, तो टो1 प्लस टो2 एंड सो ऑन टो n डिवाइड बाय n, ये हो जाएगा। और जो टो है वो आपका क्या था, एवरेज टाइम। ध्यान रखना, ये जो है वो टो1 प्लस टो2 प्लस टो n/n जो है, ये एवरेज टाइम है बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन। तो इसकी वैल्यू तो 0 होगी, हाँ या ना। तो और ए की वैल्यू हमने अभी रखी थी, कितनी थी, -ke/m, और इसको हमने क्या नाम दे दिया, इतने वाले पार्ट को हमने बोल दिया टो। ये क्या है, टो है। ठीक है ना, ये आ गए हमारे पास। और टो है क्या भैया, तो टो आपका एवरेज टाइम है बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन। क्या नाम दे रहे हैं, एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव
कोलिजन। ठीक है, इतनी बात, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना। अब हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो आ गई। और क्या पूछा था भाई साहब इसने? इसने कहा था कि भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलैक्सेशन टाइम के बीच में ग्राफ, वो क्या नाम, रिलेशंस, वो आ गया। अब ये कह रहा है कि ए कंडक्टर ऑफ लेंथ L इज कनेक्टेड टू ए डीसी सोर्स ऑफ ईएमएफ B इफ लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज ट्रिपल्ड बाय स्ट्रेचिंग इट कीपिंग V कांस्टेंट। चलो भाई ये देखते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी से इसका क्या रिलेशन बन रहा है। ठीक है ना। चलो भाई, तो देखो आपके पास जो बी डी है उसकी वैल्यू क्या है, ई अपॉन एम इंटू टॉ। अगर मैं ई की जगह पर क्या रख दूं, वी अपॉन एल रख दूं, क्या रख दूं, एल। अब देखो, अगर उसने बोला है कि जो लेंथ है ना प्यारे बच्चों, उससे सब कुछ कांस्टेंट है, सिर्फ लेंथ को ट्रिपल कर दिया है। अब जब लेंथ ट्रिपल कर दी तो उसकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना वो पहले से कम हो जाएगी, और वो कितनी हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। तो बी डी अपॉन 3 आ गया। ठीक वैसे ही था जैसे मैंने वो पांचवा करा था ना, उसमें हमने लेंथ को 5 टाइम्स करा था, बिल्कुल वैसे ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो भाई, अब देखो ये तो क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि स्टडी करंट फ्लो इन ए मेटेलिक कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन विच ऑफ दीज क्वांटिटी इज कांस्टेंट अलोंग द कंडक्टर। भाई आपके पास नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, देखो कि कौन कौन सी क्वांटिटी ऐसी हैं जो एरिया पे डिपेंड करती है। देखो अगर मैं बात कर रहा हूं करंट डेंसिटी, तो आपको पता ही है J इज इक्वल टू क्या होता है, I अपॉन ए, यानी कि J तो इज इनवर्सली है एरिया के, ये तो डिपेंड करता है, ये तो कांस्टेंट रहेगी नहीं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, तो हमारे पास होता है E इज इक्वल टू वी अपॉन एल। तो V इज इक्वल टू हो गया आई आर अपॉन एल, और R होता है रो एल अपॉन ए। तो आपके पास आ गया E इज इक्वल टू आई रो अपॉन ए। तो भैया यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिपेंड कर रहा है, और आपने पढ़ा था I इज इक्वल टू एन ई ए बी डी। तो भैया वी डी भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। तो सिर्फ एक ही प्यारे बच्चों फिजिकल क्वांटिटी है जो कांस्टेंट रहेगी, वो है करंट। करंट हमारी कांस्टेंट होगी, बाकी सब एरिया पे डिपेंड करते हैं। तो बात समझ में आ गई, क्लियर है इतनी बात। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब डिड्यूस द रिलेशन बिटवीन करंट आई फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी कि हमें आई और बी डी का रिलेशन बनाना है। क्लियर है ना इतनी बात, आई और बी डी का रिलेशन। चलो पहले ये बनाते हैं। तो मैं एक कंडक्टर ले लेता हूं सबसे पहले। तो मैंने क्या करा, एक कंडक्टर ले लिया है, ठीक है, और उस कंडक्टर पर एक पोटेंशियल भी अप्लाइड कर देते हैं। चलो भाई कर देते हैं भाई पहले तो, हाँ ये है, इस पर एक पोटेंशियल लगा दिया बी वोल्ट की बैटरी, बहुत बढ़िया। और इसकी जो लेंथ है ना प्यारे बच्चों, उसको मैंने एल ले लिया, बहुत बढ़िया है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए ले लिया, और इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शंस में जा रहे होंगे क्योंकि उन पर जो फोर्स होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। ठीक इतनी बात, तो लिख लेते हैं सपोज सपोज अ पोटेंशियल डिफरेंस V is applied across a conductor of length L and uniform cross section uniform cross section A। ठीक है, ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड E अप्लाइड किया हुआ है, ठीक है ना। और N जो है ना वो आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक, E जो है वो चार्ज इलेक्ट्रॉन पर है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, बहुत बढ़िया। अब सबसे पहला काम ये करो बच्चों कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं ना, ये देखो करंट निकालने, तो करंट होती है चार्ज अपॉन टाइम, तो किसी तरह से चार्ज निकालना। अब चार्ज निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आप n में मल्टीप्लाई कर दो वॉल्यूम की, किसकी, वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। चलो भाई, तो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर कितना होगा, एरिया इनटू लेंथ, बहुत बढ़िया है।
N इंटू ए एल, और चार्ज भी निकाल देंगे। टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? टोटल चार्ज कंटेन, टोटल चार्ज कंटेन्ड इन लेंथ एल, इन लेंथ एल, एल में कितना चार्ज होगा? तो एन ई ए एल, ई से मल्टीप्लाई कर दे। अब निकाल लेंगे करंट। तो भैया करंट आई इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन टी। तो भैया क्यू आ गया एन ई ए एल अपॉन टी, और जो टी है उसको आप क्या लिख सकते हो? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि एल ओवर बी डी। तो हमारे पास आ गया आई इज इक्वल टू एन ई ए बी डी। चलो रिलेशन तो आ गया, करंट का और ड्रिफ्ट स्पीड का रिलेशन बन गया। आगे क्या कहता है? आगे कह रहा है फिगर शो ए प्लॉट ऑफ करंट आई फ्लोइंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर वर्सेस टाइम टी, यूज द प्लॉट टू फाइंड द चार्ज इन 10 सेकंड। देखो बच्चों, आपके पास आई इज इक्वल टू क्या होता था? डी क्यू ओवर डी टी। तो यानी कि कभी भी करंट और टाइम ग्राफ दिया हुआ है, करंट और टाइम ग्राफ या कर्व जो दिया हो, उसका एरिया प्यारे बच्चों आपको चार्ज देगा। क्या देगा? चार्ज। तो चार्ज आप निकाल सकते हो। चार्ज कैसे निकालोगे? तो एरिया देखो, एक तो दिया हुआ ट्रायंगल, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, और दूसरा रेक्टेंगल है यानी 5 इंटू 5। तो ये आ जाएगा आपका 25 डिवाइड बाई 2 मतलब 12.5 प्लस 25 यानी कि 37.5 कूलम आ गया। क्लियर है इतनी बात? देखो भाई, जब भी ध्यान रखना कि करंट और टाइम के बीच में ग्राफ है तो उसका एरिया आपको चार्ज देगा। क्लियर है इतनी बात? चलो भाई, जो भी चार्ज फ्लो हो रहा है उस कंडक्टर से, चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर हमेशा आपको आईटी ग्राफ का एरिया देगा। बढ़े आगे, चलो भाई क्या कहता है? डिफाइन मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गिव इट्स एसआई यूनिट। तो देखो, ये मैंने आपको कई बार बता दिया, एक बार और लिख लेते हैं। इट इज डिफाइंड एज, it is defined as the magnitude, defined as the magnitude of drift velocity per unit electric field, पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो भाई, अच्छी बात है। सिंबल इसका म्यू है, तो म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा बी डी ओवर ई, म्यू इज इक्वल टू बी डी ओवर ई। चलो, अब देखो उसने क्या पूछी है, उसकी यूनिट भी पूछी है। चलो यूनिट भी लिख देते हैं। इसकी जो एसआई यूनिट है वो होती है आपके पास मीटर स्क्वायर बोल्ट इनवर्स सेकंड इनवर्स, याद रखना, मीटर स्क्वायर बोल्ट इनवर्स सेकंड इनवर्स। चलो भाई, अच्छी बात है, यूनिट भी लिख दिया। आगे कह रहा है स्टडी करंट फ्लो थ्रू ए वायर ए बी एज शोन इन फिगर, व्हाट हैपेंस टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट हैपेंस टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी अलोंग द वायर। देखो बच्चों, अभी मैंने आपको बताया था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी कि आई इज इक्वल टू, अभी आपने देखा एन ई ए बी डी। तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना, वो इनवर्सली है एरिया की। ठीक, अब देखो, इस वाले एंड का एरिया कम है और इस वाले एंड का ज्यादा है, यानी कि जो एरिया है ना वो ए का कम है एरिया ऑफ पी पार्ट, और जिसका एरिया कम है उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा है। एरिया कम तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा। तो मैं कह सकता हूं कि भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होगी वो ए की ज्यादा होगी बी से। अब बात करते हैं ई। तो मैंने अभी आपको बताया था v इज इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है ना, और हमारे पास कितना था? ई इज इक्वल टू होता है v अपॉन एल। तो आई आर अपॉन एल, और आर की मैंने आपको वैल्यू बताई थी रो एल अपॉन ए। तो इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली है एरिया के। तो एरिया किसका ज्यादा है? तो भैया बी का ज्यादा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसका ज्यादा होगा? तो भैया ए का। उल्टा है, तो ए का इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी ज्यादा है। तो ये तो बात तो क्लियर हो गई, दोनों पार्ट क्लियर हो गए। चलो अगले पार्ट पर आते हैं। क्या कह रहा है? कंसीडर द सर्किट शोन इन फिगर, फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट एंड करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। देखो बच्चों, अगर आप ध्यान से देखो तो ये दोनों जो रेजिस्टेंस हैं वो आपको सीरीज में दिखाई देंगे।
किसमें, सीरीज में। तो इन दोनों का अगर सीरीज कॉम्बिनेशन निकालोगे तो 10 प्लस 14 यानी कि 24। आपको पता है सीरीज में क्या रिलेशन था, तो R1 प्लस R2 होता है। ठीक है, अब देखो ये जो दो हैं ये भी प्यारे बच्चों सीरीज में है, तो इनका भी 10 प्लस 10 यानी कि 20 ओम हो जाएगा। अब जो टोटल बचा है देखो उसको मैं बना देता हूं, क्या दिखाई देगा। अब आपके पास ये समझ लो कि कितने रेजिस्टेंस हैं, 3 रेजिस्टेंस हो गए। ठीक है, यही तो है 3। एक हो गया 24, एक 20 और एक 30। ये 30 ओम है, ये आपका 20 ओम है और ये आपका 24 ओम है। और एक भैया बैटरी लग रही है किसकी, 6 वोल्ट की। ये तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो आर निकाल लेंगे 1/30 प्लस 1/24 प्लस 1/20। तो 1/r, तो 30, 24 और 20। हाँ भैया एलसीएम हो गया 120, तो 30 4 जा, 24 5 जा और ये 6। तो 1/r यानी कि 15/120। तो भैया हमारे पास रेजिस्टेंस आ गया 8 ओम। और V इजिकल टू क्या होता है प्यारे बच्चों, आई आर। तो I हो जाएगा 6/8 यानी कि 3/4 एम्पियर। चलो भाई करंट भी आ गई। क्लियर इतनी बात। देखो सीरीज का हमें रिलेशन याद रखना पड़ेगा, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन, जितने भी रेजिस्टेंस ऐड कर दो। और एक आप छोटा सा फॉर्मूला पैरेलल का याद रख लेना, क्या फॉर्मूला था तो मैं अभी बता देता हूं। 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। ऐसे जितने भी हैं आप इनको पैरेलल में ऐसे निकाल सकते हो इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस। क्लियर है इतनी बात। तो भैया दोनों पार्ट निकल गए, बढ़े आगे। देख लो, देखो क्वेश्चन आसान है, कुछ नहीं है, आप बेसिक चीजों पर ध्यान दो। बड़ी बड़ी चीजें तभी हो पाएंगी जब आप छोटी चीजों को अच्छा सीखेंगे। चलो भी क्या कह रहा है, एक्सप्लेन हाउ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द मेटल एट कांस्टेंट टेम्परेचर अटेन एन एवरेज वेलोसिटी अंडर द एक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, हेंस ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर इट। देखो यही डेरिवेशन अभी मैंने 2 या 3 बार करके दिखाया है, आप एक बार इसे खुद से करें। ठीक है ना, एक बार करके देखें, नहीं होता है तो मैं करा रहा हूं। ठीक है ना, एक बार करें जरूर। ठीक है ना, चलो भाई करते हैं। आपके पास एक, मैं फिर से करा रहा हूं कि आपने एक कंडक्टर लिया है और अभी उस कंडक्टर पर आपने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया। ठीक है, और मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि भाई कोई भी अगर कंडक्टर है तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्यारे बच्चों रैंडम मोशन करते हैं अपनी थर्मल किसकी वजह से, एनर्जी से। ठीक है ना, उनका कंटिन्यूअस रैंडम मोशन होता है, हाँ या ना, इस तरह से भागे फिर रहे जिस भी डायरेक्शन में। तो उनकी जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो तो जीरो होगी ना। अगर हमारे पास u1 u2 और ऐसे ही मैंने ले ली un, ये क्या है, सब उसकी रैंडम वेलोसिटीज हैं, आर द रैंडम आर द रैंडम वेलोसिटीज ऑफ एन फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो उनकी एवरेज वैल्यू तो जीरो होगी। क्यों, मैंने बताया था जितने इलेक्ट्रॉन्स किसी पर्टिकुलर डायरेक्शंस में ट्रेवल कर रहे हैं ठीक उसके इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके अपोजिट जाते हैं, इसलिए भैया उनकी एवरेज वैल्यू जीरो होती है। ठीक इतनी बात। अब कई बार आपने कर लिया है तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं, उस पर अप्लाइड कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लगा दिया। चलो भाई, अब कंडक्टर ये है आपका, ठीक है, तो चलो भाई लगाते हैं उस पर क्या, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, तो ये आपके पास एक बैटरी हो गई 20 वोल्ट की। ठीक है ना, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में होगा। कंडक्टर की लेंथ मैंने L मान रखी है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A लिया हुआ है, और जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनका, उन पर जो फोर्स होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। चलो भाई ये भी अच्छी बात है। अब आप क्या निकालते हैं, फोर्स। तो फोर्स तो सीधा सीधा हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फोर्स होता है इलेक्ट क्यू ई से निकाल देंगे माइनस ई, ई निकल गया।
ठीक, फोर्स आ गया। अब एक्सेलरेशन कितना होगा? एक्सेलरेशन ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन हमारे पास होगा कितना प्यारे बच्चों? तो ये आ जाएगा आपका माइनस का ई अपॉन एम। चलो भाई ये भी आ गया। अब हम वेलोसिटी निकालते हैं, तो वी डी इज इक्वल टू हो जाएगी v1 प्लस v2 एंड सो ऑन vn अपॉन n। ठीक है, ये जो v1 v2 है ये आपकी क्या है? ये वेलोसिटीज हैं जो आपको किसने वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स। चलो भाई वैल्यू रख देते हैं। तो vd हो जाएगा u1 प्लस a1 इंटू कितना, ये तो आपका 1 तो हटाओ इसको, हाँ, टो 1 प्लस u2 प्लस ए, ये आपका एंड सो ऑन un प्लस ए टो एन डिवाइड बाय एन। चलो भाई बहुत अच्छी बात है। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, वी डी इज इक्वल टू यू वन प्लस यू टू प्लस एंड सो ऑन यू एन डिवाइड बाय एन, और ए टो वन प्लस टो टू एंड टो एन डिवाइड बाय एन। बहुत अच्छी बात, इसकी वैल्यू तो जीरो है, तो वी डी आ जाएगा सिंपल एक्सेलरेशन ए इनटू टॉ। ये जो आपका टॉ है ये है क्या? तो मैंने आपको बताया था ये आपका एवरेज टाइम है। इट्स टॉ। क्या है ये? एवरेज टाइम बिटवीन द टू सक्सेसिव कॉलिजन। चलो भाई बहुत अच्छी बात है। अब वैल्यू रख देते हैं इसकी। ए की क्या वैल्यू थी? माइनस के ई अपॉन एम इंटू टॉ। तो ये तो हमारी भैया ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई। बीडी तो हमारा निकल गया, ठीक है ना इतनी बात। चलो भाई अब क्या था आगे, पढ़ो। ओके, अगले बार हमारे पास ये तो आ गया है कि अब एवरेज वेलोसिटी अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ऑब्टेन एनर्जी आ गया। ठीक, आगे बढ़ो। कंसीडर टू कंडक्टिंग वायर्स ए एंड बी of the same diameter, okay, but made of the different material, is joined in series across a battery. The number of density of electron in A is 1.5 times of B. Find the ratio of drift velocities of electron in wire A to the wire B. चलो भाई, अब देखो आपके पास दोनों में सीरीज में है, तो सीरीज में करंट सेम होगी। चलो ये बात तो हमें दे दी गई है कि करंट सेम है दोनों में। आई ए जो होगी वो आई ई के बराबर होगी। तो मैं कह सकता हूं कि एन जो आपके पास एन है, एन ए आया होता ना फॉर्मूला, इज इक्वल टू एन ई ए बी डी। ये तो था इज इक्वल टू एन ई ए, एरिया इसका और इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक, ऐसी दूसरी तरफ एन बी ई, इसका एरिया और इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ई से तो ई कट गया, ठीक है, और एरिया भी सेम दिया हुआ है ना। सही है, एरिया भी सेम है, ये ना कंडक्टिंग टू वायर्स विद द सेम डायमीटर, तो एरिया भी सेम भैया, एरिया भी काट दो। अब बच्चे हमारे पास क्या है? आपके पास एन ए है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ ए है, एन बी है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ बी है। तो हमें बी डी ए और दूसरा क्या है भैया? बी डी बी। इसका जो रेशियो हो जाएगा वो एन बी अपॉन एन ए, और उसने कहा कि जो ए है वो 1.5 है किसके? बी के, तो एन बी अपॉन 1.5 एन बी हो गया। एन बी से एन बी कट गया तो आंसर आ गया 1/1.5, यानी कि आंसर सिंपल 2/3 है। तो इनके जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हैं उनका जो रेशियो है प्यारे बच्चों वो 2/3 हो गया। कितना आ गया है? 2/3। क्लियर इतनी बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? डेरिवेशन भी हो गया और भैया हमारा क्या है, दोनों का रेशियो भी निकल गया। क्लियर है इतनी बात? देखो कोई दिक्कत हो तो देखो बताओ, वरना आगे बढ़ते हैं। चलो भाई देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।